हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। मैं मुनेश आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ कि आईबीपीएस एसओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अंदर रीजनिंग का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना। जिन स्टूडेंट्स ने भी आईबीपीएस एसओ के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको पता होना चाहिए कि 26 को एग्जाम है, 26 को प्रीलिम्स का एग्जाम है और 26 को एग्जाम है। दैट मीन्स की टाइम हमारे पास में बहुत कम है, सिर्फ 7 दिन बचे। अब इन 7 दिनों के अंदर कैसे तैयार करें रीजनिंग वाला सेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ जी जो आपके पास में जो स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट है, सभी को पता है एसओ दैट मीन्स कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो वो जो उनका पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चंस आने हैं तो उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, जीए का सेक्शन ज़्यादा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है कि हाँ जी रीजनिंग ऑब्वियसली 50 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको अब हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में सिलेबस मेंशन है बेटा, सिलेबस है एग्जाम के लिए। सबसे पहले आ जाता है आपके पास पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पजल्स में से। 15 to 20 अब के आप कह सकते हो कि हाँ जी 15 to 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस में से, पजल्स में से। ओके, सेम वे अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आप 10 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो पजल्स के अंदर से। होता क्या है, या तो ऐसा हो जाएगा आपके पास में कि 3 पजल और आपके पास में 2 सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, या ऐसा हो सकता है कि हाँ जी पजल्स आपके पास में 4 आ गई, 1 सिटिंग अरेंजमेंट आ गया एग्जाम के अंदर। क्लियर है पॉइंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पे भी आप 3 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 to 5 क्वेश्चंस हम ब्लड रिलेशन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग पे। डायरेक्शन पे 1 to 2 क्वेश्चंस। कोडिंग एंड डिकोडिंग अगेन इंपॉर्टेंट बनता है, 5 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। इसमें अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, या तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में से एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर पूरे 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। या आपके पास में बाइनरी कोडिंग आ सकती है, या फिर आपके पास में टेबल बेस्ड कोडिंग आ जाती है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सिलोजियम में से। डन। 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट से, मशीन इनपुट आउटपुट के भी 5 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास में पूरी की पूरी एक सीरीज गिवन होगी, सीरीज के अंदर से आपके 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में से भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है क्रिटिकल रीजनिंग की। अगर हम बात करें क्रिटिकल रीजनिंग की तो इसके अंदर क्वेश्चंस कौन से होते हैं, हाँ जी जो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, लाइक स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन आ गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये आते हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप 5 to 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 to 10 मैं ऐसे कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हाँ जी मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आया एग्जाम के अंदर और क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ गई। इट डिपेंड्स। कई बार आपके पास में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट ज्यादा आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो उस केस के अंदर 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अदरवाइज 4 to 5 तो पक्के हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस तो पक्के ही हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। ओके, इसके अलावा लॉजिकल अल्फाबेट्स पे 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनालॉगी क्लासिफिकेशन 1 to 2 क्वेश्चन। और डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप ये मान के चलो, देखो पहले एग्जाम के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते होते थे, मींस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आजकल डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए एग्जाम के अंदर। मींस व्हाट कि आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया, मान लो मैं कह रही हूँ कि ब्लड रिलेशन ही है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया आपके पास में, क्या आ गया कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। और साथ में आपसे एक क्वेश्चन पुट किया गया, तो क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट आंसर करने के लिए, या सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट, या फिर दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, या फिर आप
दोनों को मिला के आंसर नहीं या दोनों को मिला के आंसर आ रहा है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, ये होता है कि हाँ जी जैसे कि ब्लड रिलेशन है तो उसके अंदर डाटा सफिशिएंसी की टाइप के अंदर क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग है उसका डाटा सफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका सिलेबस बनता है। अब बात आती है कि हाँ जी अब इस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, एकदम से होएगा हाँ जी ये टॉपिक पढ़ूं मैं या ये टॉपिक पढ़ूं, सारों मिक्स हो रहे हैं मेरे, तो ऐसे नहीं कर रहे। अगर हम बात करके चलें कि हाँ जी अगर फर्स्ट डे पे मैंने पढ़ना है तो फर्स्ट डे पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में उठाना आपको, जिसके अंदर से हमें कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें पता है कि जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ जी कोडिंग एंड डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस पक्के, 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि हाँ जी 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से, ठीक है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या करो, जब भी आप पढ़ने लग रहे हो तो पहले देखो हाँ जी कौन कौन सी टाइप्स बन रही है, कौन कौन सी टाइप्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और उन टाइप्स को क्लियर कर लो। ओके, मींस मेन पॉइंट है कंसेप्ट क्लियर करना। और साथ में आ जाता है लॉजिकल अल्फाबेट्स, लॉजिकल अल्फाबेट्स पे भी हम 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो लॉजिकल अल्फाबेट्स और आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग ये दोनों मिलते जुलते से टॉपिक हैं। स्टार्टिंग में एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो जिससे ये दोनों आपके तैयार हो जाएं। लाइक हमें पता होना चाहिए कि हर एक अल्फाबेट की फॉरवर्ड नंबरिंग, बैकवर्ड नंबरिंग क्या है, ठीक है, ऑपोजिट लेटर कौन सा है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, इसके अलावा अब हमें पता है कि हाँ जी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि और साथ में हमने क्या कर लेना है, 5 पजल सॉल्व कर लेनी और 5 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेने। 5 पजल, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जी पूरा दिन पजल पे लगे रहो, कोई भी 5 पजल उठाई हमने सॉल्व करके देख ली कि हाँ जी इन पजल्स को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 सीटिंग अरेंजमेंट उठाई हमने, 5 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर ले। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डे की अगर हम बात करें तो उस केस के अंदर हम आ जाते हैं। अब फर्स्ट डे पे देखो, फर्स्ट डे पे हम लॉजिकल अल्फाबेट्स कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं। दैट मीन्स कि जैसे हमें लॉजिकल अल्फाबेट्स क्लियर हो गए तो उस केस के अंदर हमारी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो हमें समझनी इजी हो जाएगी क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स क्लियर है, ठीक है। तो अब दूसरे दिन हमने क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को क्लियर करना है और साथ ही साथ एक और दूसरा टॉपिक करना है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 to 5 क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे हम, ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों टॉपिक्स हमने करने। ओके, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट है उनको नोट डाउन कर लेना। एक बात और, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, ब्लड रिलेशन, इसके अंदर जो पॉइंट्स आपको लगता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है कि हाँ जी इसको जाते टाइम हम रिवाइज करके जाएंगे। ओके, अब एक बात बताओ कि हाँ जी 15 से 20 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के आ रहे हैं, तो अगर हम एक दिन 5 पजल सॉल्व कर लेंगे तो सफिशिएंट है? नहीं, माइंड में बनेगा ही नहीं लॉजिक। तो इसलिए हमने क्या करना है कि साथ में 5 पजल और 5 सीटिंग अरेंजमेंट करनी ही करनी। नेक्स्ट कोई भी 5 पजल उठा ली, प्रीवियस ईयर की मिलती प्रीवियस ईयर की उठा लो। एक दूसरी बात, अगर प्रीवियस ईयर का आपके पास में कोई भी पेपर मिल रहा है, बैंकिंग का आपको कोई भी पेपर मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो उसकी पजल सॉल्व करो सो दैट कि आपको पता चले कि इस टाइप की पजल्स आ रही है, ठीक है, और उस टाइप की पजल्स को आप सॉल्व कर लो। 5 पजल और 5 सीटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे। अब बात आती है थर्ड डे की। हाँ जी, अगर हम बात करें थर्ड डे की, तो थर्ड डे को करना है हमने सिलोजियम। थर्ड डे को हमने क्या करना है, सिलोजियम। अब सिलोजियम पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास में स्टेटमेंट गिवन होती है और उनके बेस पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि हाँ जी जो आपके पास कंक्लूजन है वो कौन कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे सिलोजियम आप करते हो और इसी तरह से जब क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर भी कंक्लूजन टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब सेम टाइप को मैं कह रही हूँ कि हाँ जी एक टाइप को उठा लो, तो क्या होता है कि उस दिन सेम, पता है, देखो अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो तो सुबह से एक काम हम जब करना शुरू करते हैं तो माइंड उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, तो उसी टाइप का अगर हमारा दूसरा टॉपिक है तो उसको आप साथ में लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए सिलोजियम करेंगे और सिलोजियम के सारे रूल्स करने के बाद में और हमने क्या कर लेना, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने। दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप ये कह सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे।
5 से 6 तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा है, कई बार क्या हो जाता है कि एग्जाम के अंदर ना एग्जामिनर ना एक टॉपिक स्किप कर देता है, लाइक इनपुट आउटपुट स्किप कर दी, या फिर कोई आपका ये कह सकते हैं अल्फाबेट स्किप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई एक टॉपिक अगर मान लो स्किप हो रहा है आपका, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, उसको कवर अप करने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। एसओ के एग्जाम के अंदर स्पेशली देखा गया है कि अगर कोई टॉपिक बीच में से स्किप किया गया है तो उसकी जगह पे क्या ऐड कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग डाल देते हैं। दैट मीन्स कि कंक्लूजन के क्वेश्चंस हो गया, आपके आर्ग्यूमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसकी जो प्रैक्टिस कैसे होगी, थोड़ा सा आपको उसको समझना है, बेसिकली उसको समझना है कि कंक्लूजन किस बेस पे निकल रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये सीधा आपका माइंड का खेल है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कराओगे, एग्जाम के अंदर इजीली कराओगे, ठीक है। बट ध्यान रखो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मिस नहीं करना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मिस नहीं करना। 5 पजल सॉल्व करनी है, 5 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करनी, 5 पजल 5 सिटिंग अरेंजमेंट। 3 दिन तक जब आप कर रहे हो कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट और दो टॉपिक, तो उसके बाद में पजल्स आप देखोगे फर्स्ट डे पजल को सॉल्व करने में आपका ज्यादा टाइम लग रहा होगा, सेकंड डे कम टाइम लग रहा होगा, थर्ड डे और थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड हमारा उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर कि हाँ जी, जिस डायरेक्शन में हम अपने ब्रेन को चलाते हैं उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास इनइक्वालिटी, अगेन इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी। 5 क्वेश्चंस, हाँ जी 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के आ रहे हैं। इनइक्वालिटी दैट मीन्स कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के सिंबल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी के। अब इसी तरह से इसके साथ में जो हमने टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे भी हम 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हाँ जी एक क्वेश्चन ही आ जाता है, जो डाटा है आपका कहाँ पे कवरअप हो रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर कवरअप हो जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। अब दूसरा कई बार क्या हो जाता है कि आपके पास में पजल टाइप्स में रैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, पजल्स टाइप में रैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर हाइट वेट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाइट और वेट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और उनको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, और उस पर आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग आपने साथ साथ में कवर कर लेना, डन। और साथ में ही क्या करना है, हमने 5 पजल सॉल्व करनी है और 5 सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। अब आते हैं हम 5th डे पे। 5th डे पे आ गया आपके पास में मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर मशीन इनपुट आउटपुट आता है तो पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मशीन इनपुट आउटपुट, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हो गए हैं, अभी तक जो जो हमने टॉपिक्स करे हैं 4 दिन के अंदर, तो उससे हमारा ब्रेन लॉजिकली वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद में जब मशीन इनपुट आउटपुट आप करते हो तो उसको इजीली सॉल्व कर लेते हो, इजीली सॉल्व कर लेते हो मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को। डिफिकल्ट नहीं है, इजी पार्ट है, इजी पार्ट है, स्किप नहीं करना है। 5 क्वेश्चन आएंगे अगर मशीन इनपुट आउटपुट के आएंगे। उसमें भी क्या होता है, आपके पास स्टेप्स गिवन होती है, 4-5 टाइप है सारी, 4-5 टाइप्स को आप अच्छे से क्लियर कर लो, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने, डन। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन सेंस का। हाँ जी, डायरेक्शन सेंस हमारा रह गया, तो डायरेक्शन सेंस को भी हमने करना है। डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन में भी क्या होता है आपके पास में, ऐसा हो जाता है कि पजल के फॉर्म में आपके पास में डाटा गिवन होता है, ठीक है, और उस पर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्शन सेंस के, डन। साथ में ही क्या करेंगे हम, 5 पजल सॉल्व करनी है, 5 सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। अब आपको हो रहा होगा हाँ जी मैम हर बार कह रहे हैं कि 5 पजल और 5 सिटिंग अरेंजमेंट करो, इतना टाइम तो यही ले लेंगे। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बल्कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ जी अगर मैं 4 दिन से पजल्स कर रही हूँ ना, तो अभी मेरी पजल्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, चुटकियों में, चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे पजल्स को, ओके। 6th डे, अब हमारे पास में 2 टॉपिक ऐसे हैं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, मैं ये कहूँ कि हाँ जी 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इसके अंदर आपके 1 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे। इसके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी, डिसमिलैरिटी, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब वो अगर आप लोगों ने बाकी कर रखा है तो ये आप इजीली कर लोगे, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा है डाटा सफिशिएंसी। अब जब अगर आप बाकी के टॉपिक्स कर चुके हो तो डाटा सफिशिएंसी ऑब्वियसली
आप कर लोगे, क्योंकि ये जो है जब आप डाटा सफिशिएंसी करोगे तो आपके बाकी के रिवाइज हो रहे होंगे साथ साथ में आपके बाकी टॉपिक्स रिवाइज हो रहे होंगे, लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो रहे होंगे इसके अंदर, कोडिंग डिकोडिंग सारे, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक आपने कवर कर लेना। डन। इसके अलावा क्या करेंगे हम, हाँ जी, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, इनको तो साथ में लेके ही चलना है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमारी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जल्दी से बनने लगी तो एग्जाम के अंदर आप जल्दी से कर लोगे उसको, ठीक है ना, जल्दी से आपकी पजल बन जाएगी। अब हम बात करते हैं 7th डे की। 7th डे पे हमने करना क्या है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है। जितना स्ट्रेस लेना था ले लिया, अब कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है। और करना क्या है, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए थे इन 6 डेज के अंदर, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, हमने मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने। अब एक और बात इंपॉर्टेंट मैं जो कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है कोई भी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है इजीली, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपने डेली 1 मॉक अटेम्प्ट करो, अगर आपके पास टाइम है तो 1 मॉक डेली अटेम्प्ट करना है सभी ने। एक तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एग्जाम वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आती है कि हाँ जी आपके इतने टाइम है आपके पास, इतने टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और फिर उसके बाद में जो स्ट्रेस पड़ता है माइंड में वो भी आप एक बार सारा का सारा चेक कर चुके होगे, और प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास में उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टिक करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट हो सके तो डेली 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, अगर नहीं तो 2 मॉक टेस्ट लास्ट में जरूर अटेम्प्ट करने, सो दैट कि एग्जाम का स्ट्रेस आपका खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट्स सभी ने इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है एसओ के लिए। एसओ का एग्जाम पास है, 26 तारीख को एग्जाम है। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, सभी बने रहिए अभी पीडिया के साथ। थैंक यू सो मच।